आज हम क्लास 12th का हेलो एल्केन हेलो एरीन का चौथा लेक्चर लेकर आया हूँ। थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन बनाते हैं। तो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, HBr का एडिशन करा देते थे और उसमें एक रूल फॉलो होता था, मार्कोनिव रूल और एंटी मार्कोनिव रूल। तो मार्कोनिव रूल आपको पता था कि जहां पर हाइड्रोजन का संख्या कम था वहां पर हम ब्रोमीन निगेटिव पार्ट को ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती थी, एक मेजर और एक माइनर। ये भी आप लोगों ने देखा। इसके बाद यदि उस रिएक्शन में H2O2 डाल दिया जाए तो बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दिया जाए तो उस रिएक्शन में क्या होता था, वो फ्री रेडिकल वाया कंप्लीट होता था और वहां पे हमको प्रोडक्ट बिल्कुल मार्कोनिव के एंटी मिलता था। यानी जो चीज मार्कोनिव में मेजर मिलती थी वो यहाँ पे माइनर हो जाती थी और जो वहां माइनर होती थी वो यहाँ मेजर हो जाती थी। आज इसी क्रम में हम आपको एक नया क्वेश्चन बताएंगे। थर्ड लेक्चर में हमने एक पॉइंट की बात की थी, रीअरेंजमेंट की। तो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये रिएक्शन जितना कहा जाए उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप आज इस वीडियो को देख लेंगे तो कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। जैसे CH3 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 और CH डबल बॉन्ड CH2 हो, तो ये आपका एक रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट में आपको HBr का एडिशन कराना है। आपसे पेपर में अगर इतना दे दिया जाए कि ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक करेंगे तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर ये निगेटिव H को ले लेगा, आपको ये भी पता है, और ये ब्रोमीन आपको बाहर निगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हम नीचे करेंगे क्योंकि रिएक्शन काफी लंबा हो जाएगा उधर। तो आपको क्या मिलेगा, ये ब्रोमीन तो निगेटिव में निकल गया और ये CH3 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 और यहाँ पे आपका CH और यहाँ पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ CH3 होगा। यदि आप इस तरफ किए होते तो H यहाँ पे जुड़ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कैटायन बनता उस केस में। इस केस में सेकेंडरी कैटायन बना है और आपको पता है कि सेकेंडरी कैटायन इज मोस्ट स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जहां प्राइमरी कार्बोकैटायन की बनने की पॉसिबिलिटी है और सेकेंडरी की भी पॉसिबिलिटी है तो वहां सेकेंडरी कार्बोकैटायन हम बनाएंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन हम नहीं बनाएंगे। अब एक चीज आप ये देखेंगे कि इस सिचुएशन में जो इंटरमीडिएट बना है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, लेकिन यहाँ पर एक रिएक्शन आपको नया देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन को आप यहाँ ऐड कराने की कोशिश करेंगे। तो यदि ब्रोमीन यहाँ पर ऐड करा देंगे तो वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे सक्सेस नहीं है, वो प्रोडक्ट आपका यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। होता ये है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से देखिए कि जब ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन को ले लिया, जब ब्रोमीन आपका आयन फॉर्म में निकलेगा और यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा तो जब तक ये ब्रोमीन आयन इस पर अटैक करेगा कुछ टाइम लगेगा, इस पर आप ध्यान रखिए, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी आपका टाइम लगता हो,
जब तक ये कार्बोकटायन पर ब्रोमीन अटैक करेगा तब तक ये आपका जो मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन से शिफ्ट हो रहा है, तो 1 और 2, तो 1,2 और ये आपका मेथिल है, तो 1,2 मेथिल शिफ्टिंग हो रहा है। कुल मिला के जब तक ब्रोमीन अटैक करेगा सेकेंडरी कार्बोकटायन पर तब तक ये मेथिल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे ये CH3 आपका रहेगा। अब क्या होगा कि जब सेकेंडरी कार्बोकटायन था तो जब तक ब्रोमीन अटैक करता तब तक ये मेथिल ग्रुप शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका टर्सरी कार्बोकटायन मिल गया। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टर्सरी कार्बोकटायन। अब आप खुद बताएंगे कि जब सेकेंडरी कार्बोकटायन बन रहा है और जब तक ब्रोमीन अटैक कर रहा है तब तक मेथिल शिफ्ट हो गया, तो उस कंडीशन में टर्सरी कार्बोकटायन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपको पता है कि टर्सरी कार्बोकटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकटायन से। तो उस सिचुएशन में फिर ये ब्रोमीन आयन अब जाके यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट होगा आपका CH3 और यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे आपका CH3 और ये आपका CH3 और यहाँ पे ये CH3। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट आपका मेजर फॉर्म में मिलेगा। कुछ लोग जैसे 10-15% शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो जब 10-15% शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो ब्रोमीन तो वहां जुड़ जाएगा, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। और जो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा तो माइनर में क्या होगा कि जो मेथिल शिफ्ट नहीं कर पाएंगे उसमें ब्रोमीन हमारा इसी सेकेंडरी पर ही जुड़ेगा। तो ये हमारा जो है ये माइनर है और ये हमारा मेजर है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएंगे, एक ये और एक ये। इसी को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। जैसे सेकेंडरी कार्बोकटायन था अब वो मेथिल शिफ्ट हो गया तो रीअरेंजमेंट हो गया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे हम लोग कहीं जब सफर करते हैं ट्रेन में, तो जैसे एक सीट पर बैठे हैं, कहीं 2 लोग बैठे हैं, बैठने में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्टेशन पर हम ये देखते हैं कि जैसे एक पैसेंजर कहीं उतरता है तो हम अपने आप को रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, यानी इस सीट से उठ के दूसरी सीट पे बैठ जाते हैं। जैसे इस सीट पे बैठे हैं, काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम हो रही बैठने में, लेकिन हमारी नजर दाएं बाएं जरूर रहती है कि किस सीट से कौन पैसेंजर उतर रहा है। तो पता चला कि अगली सीट से एक पैसेंजर जैसे खड़ा हुआ बैग वैग सही कर रहा है, तो ऐसे हम लोग एक्टिव हो जाते हैं कि बस अब यहाँ अरेंजमेंट करना है, और जैसे वो बैग लेकर उतरा बस हम उसकी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी रीअरेंजमेंट हो जाते हैं। फिर से ट्रेन वही रहेगा, बोगी वही रहेगा, डब्बा वही रहेगा, लेकिन वहां पे हम शिफ्ट हो गए तो हम अपने आप को स्टेबल हो जाते हैं कि यहाँ अच्छे से बैठने को मिल गया। ठीक ऐसे ही जब सेकेंडरी कार्बोकटायन यहाँ सिचुएशन तक बना तो सेकेंडरी कार्बोकटायन में जब तक ब्रोमीन अटैक करेगा तब तक लगभग ज्यादा अमाउंट की मात्रा में जितने ही रहेंगे वो मेथिल ग्रुप शिफ्ट होकर एक टर्सरी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर देंगे, और टर्सरी कार्बोकटायन बनते ही ब्रोमीन आके तुरंत अटैक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। रीअरेंजमेंट को हिंदी में पुनर्विन्यास बोलते हैं। और ये शिफ्टिंग जो है ये 1,2 शिफ्ट हुआ है। आप जब हायर क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें 1,3, 1,4, 5 तक भी शिफ्टिंग होती है। अच्छा, एक चीज और बता दें, यहाँ पर तीनों जगह मेथिल है। यदि कहीं हाइड्रोजन होता, कहीं फेनिल होता, कहीं मेथिल होता, अभी तो तीनों जगह मेथिल है, तो कोई एक शिफ्ट हो गया, मेथिल शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर एक मेथिल होता, एक हाइड्रोजन होता, एक फेनिल होता, तो उस कंडीशन में किसकी शिफ्टिंग होती, तो उसमें आपका जो है पीएच और उसके बाद आपका एच और उसके बाद CH3, उसके बाद पीएच। एच आपका छोटा होगा तो वो शिफ्टिंग आसानी से कर लेगा। मेथिल काफी थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी शिफ्टिंग थोड़ी स्लो होगी।
और पीएच की शिफ्टिंग थोड़ी सी बाद में होगी। तो जो छोटा होगा वो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल है जो इसी चैप्टर में आपको मिल जाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात होती है तो लड़का क्या करता है, यहीं पर ब्रोमीन जोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ेगा तो उसका मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे जोड़ेगा तब तो माइनर मिलना ही मिलना है। तो उस सिचुएशन में जो मेन मेजर प्रोडक्ट होगा ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ेगा। यहाँ पर ब्रोमीन कब जुड़ेगा, जब इस मिथाइल का शिफ्टिंग हो जाएगा, यानी इस मिथाइल का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल आपका कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टू हेलो एल्कीन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें हेलो एल्केन बनाना हो तो इस रिएक्शन को हम बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन कहते हैं। तो बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन का जो यूज है, यानी बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन यूज ऑफ लॉन्ग हेलो एल्केन, यानी हमको अगर हेलो एल्केन में लॉन्ग श्रृंखला वाली हेलो एल्केन बनानी हो, जैसे कि एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ये तो ठीक है, लेकिन जब हमें हेक्सेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का 15-15, 20-20 कार्बन वाले चेन का अगर हमें हेलो एल्केन बनाना हो तो हम बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 COOH, ये एक आपका ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। तो ये जो ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक क्यों बोला गया, COOH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ ओइक लगाएंगे और 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इस कार्बन का भी नोमेनक्लेचर में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका रिएक्शन हम किसी सिल्वर सॉल्ट से कराएंगे। तो सिल्वर सॉल्ट में हमने AgCl ले लिया। तो जब AgCl आप ले लेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड H+ को लॉस करता है, तो ये H और ये Cl आपका HCl में निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो Ag होगा वो एक आपका यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 COOAg, तो ये आपका सिल्वर ब्यूटेनोएट हो जाएगा। ठीक, नाम लिख दीजिएगा, सिल्वर ब्यूटेनोएट। फिर कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा सिल्वर ब्यूटेनोएट है, इसमें Ag तो हमारा पॉजिटिव नेचर का और ये निगेटिव नेचर का है। फिर यहाँ पे हम ब्रोमीन लेंगे और यहाँ पे CCl4 लेंगे। तो ये CCl4 जो हमारा सॉल्वेंट का काम करता है इनको डिसॉल्व करने में। तो ये ध्यान रखना कि हुंस-डिकर रिएक्शन में ये आपका जो COO है ये आपका CO2 में निकल जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और एक ब्रोमीन आपका जो है Ag के साथ हो जाएगा। तो ये जो आपको यहाँ से लेके आप कार्बोक्सिलिक एसिड चले थे, इसमें से एक कार्बन CO2 के रूप में कम हो जाएगा और बाकी का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपका CO2 के निकलने के बाद जो कार्बन बचेंगे, 3 कार्बन बचेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन और ये हो जाएगा AgBr और एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा CO2। तो इस प्रकार से जो है आपका हुंस-डिकर बोरोडीन में ये चीज मिलता है। तो बोरोडीन हुंस-डिकर का यूज कब करते हैं, जब हमें लॉन्ग हेलो एल्केन बनाना हो, यानी कि जैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे पोमेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, यानी जिसमें C17 35 होते थे, यानी C17
H35 होते थे जिसको स्टेरिक बोलते थे, पोमिटेट में जिसमें C15 H31 होते थे। तो एक बहुत लॉन्ग चेन आपको हाइड्रोकार्बन के मिलती थी। तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनका रिएक्शन अगर हम सिल्वर सॉल्ट से करा देंगे तो हमें सिल्वर और कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन था तो आपने सिल्वर ब्यूटेनोट बोल दिया, लेकिन ऐसे अगर आपके 15 होंगे तो पोमेटेट हो जाएगा, स्टेरेट हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बन की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। तो हम अगर क्वेश्चन कंपटीशन में ये पूछे कि जब हमको एक लॉन्ग चेन का हेलो कार्बन बनाना होता है या लॉन्ग चेन का हेलो एल्केन बनाना होता है तो किस रिएक्शन का यूज करते हैं, तो उसमें आप साफ साफ बता देंगे बोरोडिन हुनफिटिकर रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये कहीं साल्ट नहीं मिलता है, हमें हायर लेवल का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ता है, उसमें हम सिल्वर साल्ट मिलाते हैं। उसके बाद हमें सिल्वर का कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। उसके बाद हम Br2 का रिएक्शन CCl4 से प्रेजेंट में कराएंगे तो हमको जो है एक CO2 का लॉस होगा, बाकी का प्रोडक्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आपको एक रिएक्शन पढ़ाएंगे जिसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें ये पॉइंट है कि एक हैलो एल्केन हमारे पास है, एक हैलो एल्केन हमारे पास है और हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरा हैलो एल्केन बनाइए। जैसे कि मेथिल ब्रोमाइड है, तो मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड अगर बनाने की बात की जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको हमने मेथिल ब्रोमाइड दे दिया और मेथिल ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है, अब आपसे ये पूछा जाए कि मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड बनाना है, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर ब्रोमीन हाइड्रोजन है, यहां पर आयोडीन हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि अगर हमको हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन करना है तो पेपर में आपसे पूछा गया मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड, यानी कि यहाँ मेथिल ब्रोमाइड हमने लिख लिया, यहाँ पे मेथिल आयोडाइड लिख दिया प्रोडक्ट में, तो हमको पता चल गया कि यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज वो हमसे पूछ रहा है। तो जब भी हाइड्रोजन एक्सचेंज करना हो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो छोटा है। एक आपको हम बता दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जो है ऑर्डर बना है। फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्लोरीन कम होगा, ब्रोमीन और कम होगा, आयोडीन सबसे कम होगा। लेकिन साइज के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो आयोडाइड का साइज बड़ा है, ब्रोमाइड का साइज छोटा है, क्लोराइड का साइज और छोटा है, फ्लोराइड का साइज और छोटा है। तो क्वेश्चन आपसे किया गया मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड, तो ब्रोमाइड आपका छोटा हाइड्रोजन है और आयोडाइड बड़ा हाइड्रोजन है, तो इस केस में हम यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लेंगे। तो ये सोडियम आयोडाइड जब हम लेंगे तो सोडियम आयोडाइड में ये आपका नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, ये आयंस मिथाइल पर अटैक करेगा और Br निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा NaBr। तो एक लार्ज हाइड्रोजन एक स्मॉल हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दे रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग फिंकेल स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, फिंकेल स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपसे कोई ये पूछे कि फिंकेल स्टीन रिएक्शन क्या होता है, तो फिंकेल स्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे। जैसे आपने CH3 CH2 CH2Br ले लिया और इसका रिएक्शन अगर हम NaI के साथ कराएंगे
तो ये I जो है Br को ट्रांसफर कर देगा और यहाँ पे CH3 CH2 CH2I बन जाएगा और यहाँ पे आपका AgBr बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, अब जैसे यहाँ पर एक आप बेंजीन ले लीजिए और यहाँ पे Br लगा दीजिए, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड कर दीजिए, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये आयोडोबेंजीन बन जाएगा और NaBr आपका निकल जाएगा। यानी कि एक लार्ज, यहाँ पे आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, आप CH3Cl ले सकते हैं, बात नहीं है आप यहाँ पे। और इसका शॉर्टकट रिएक्शन जो है, किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ एल्किल आयोडाइड बनेगा और सोडियम X निकलेगा और ये जो आपका प्रोडक्ट है X इक्वल टू यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन का यूज हम लोग करते हैं। तो ये रिएक्शन आपका फिंकेल-स्टीन रिएक्शन हो गया। तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में हम सोडियम आयोडाइड लेंगे और इसके बाद जो है किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो आयोडाइड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यानी हाइड्रोजन का एक्सचेंज कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि हैलाइड में आपका क्या होना चाहिए, ब्रोमीन और क्लोरीन ही होना चाहिए, फ्लोरीन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक फिंकेल-स्टीन, और ये आपका साइज के अकॉर्डिंग है और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपको रिएक्शन कैसे लग रहे हैं, रिएक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप एक कमेंट जरूर करिए कि सर रिएक्शन समझ में आ गया। और ऐसे वीडियो को जो आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी जो है शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी वीडियो को देखें। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो चीज़ हमको आ रही है वो चीज़ हम YouTube पर अगर अवेलेबल कर देंगे तो जो दूर दराज के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े शहर में कोचिंग में नहीं जाकर पढ़ पाते हैं, तो उनको घर बैठे अगर केमिस्ट्री का ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर बच्चा ये कमेंट करके बताता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, दूर के रहने वाले हैं, तो हमें और खुशी होती है। बस मेरा यही एक टारगेट था कि जो चीज़ बड़े शहरों में केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है वो चीज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए। तो अब कंडीशन ये है कि यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल हैं, आप हेलो एल्केन हेलो एरिन्स आप डालेंगे तो आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, मतलब हजारों वीडियो मिलेंगे, लेकिन सबका पढ़ाने का जो अपना अपना तरीका है वो अपना अलग अलग होता है। तो कुछ तो सेम बुक की ही भाषा पढ़ा देते हैं, जैसे बुक में है वैसे ठीक पढ़ा देते हैं, और कुछ तो आजकल सब मास्टर हो जा रहे हैं, डिग्री भी नहीं है इसके बावजूद मास्टर हो जा रहे हैं यूट्यूब पर। समस्या ये है कि डिजिटल बोर्ड हो गया है, टाइप कर ले रहे हैं, पीपीटी मॉडल बना ले रहे हैं, उस पे आराम से पढ़ा रहे हैं, देखकर कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक देखकर पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। बुक देखकर तो हम मैथ भी पढ़ा देंगे, हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, लेकिन अपने सब्जेक्ट की अगर बात हो तो फिर अलग चीज़ है। अपने सब्जेक्ट में ना तो हमको बुक लेना है ना कुछ लेना है, बस हम अपने अकॉर्डिंग जैसा हमने समझा है वैसे ही हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जो है अगर इस वीडियो को कमेंट करके लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हमारी कोशिश है कि हर चैप्टर के जितने भी लेक्चर बन पाएंगे, 15 लेक्चर 12 लेक्चर, सब आपको वीडियो एक क्रम से हम आपको देंगे, जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। अभी एक क्वेश्चन था कि मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड हम लोग बना रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि मेथिल ब्रोमाइड से हमको मेथिल फ्लोराइड बनाना हो, तो अगर हमको मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड बनाना था तो हम देख रहे थे कि एक स्मॉल हाइड्रोजन जा रहा है, एक लार्ज हाइड्रोजन आ रहा है। तो स्मॉल हाइड्रोजन हटाने के लिए, लार्ज हाइड्रोजन लाने के लिए
हम लोग क्या किए थे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन का यूज किए थे। उसमें एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिए थे। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे। तो साइज आपको मालूम है, साइज आप भूलेंगे नहीं, साइज आप याद रखेंगे। आयोडाइड बड़ा होगा, ब्रोमीन छोटा होगा, क्लोराइड उससे छोटा होगा, फ्लोराइड सबसे छोटा होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, फिंकल-स्टीन में क्या था, फ्लोरीन हम लोग नहीं बना पा रहे थे। हम लोग मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल आयोडाइड बना रहे थे, मेथिल क्लोराइड से मेथिल आयोडाइड बना रहे थे। लेकिन वहां पे एक स्मॉल हैलोजन को एक लार्ज हैलोजन यानी कि आयोडाइड द्वारा फ्लोराइड और ब्रोमाइड का ट्रांसफर हम लोग कर रहे थे। लेकिन हमने एक चीज का जिक्र किया था कि फ्लोराइड यहाँ नहीं लेंगे। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सोर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सोर्ज रिएक्शन। अब सोर्ज रिएक्शन में क्या होगा, एक तो आपका ये मेथिल ब्रोमाइड आप ले लीजिए, मेथिल ब्रोमाइड के साथ यहां पे एक मेटल फ्लोराइड ले लीजिए, मेटल फ्लोराइड ले लीजिए। तो जो मेटल फ्लोराइड आप ले लेंगे, तो मेटल फ्लोराइड में जैसे हमने ले लिया सिल्वर फ्लोराइड। तो सिल्वर फ्लोराइड में जब आप ले लेंगे तो सिल्वर एक हमारा लार्ज मेटल है, ट्रांजिशन मेटल होता है, और ये फ्लोराइड के साथ जब जुड़ेगा तो ये उतना प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, थोड़ा कोवैलेंट नेचर इनके बीच में होता है। तो ये क्या करेंगे, फ्लोराइड अटैक करेंगे और ब्रोमाइड हमारा निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा CH3F और मिलेगा AgBr। और इस रिएक्शन का जो है, अगर मान लो आपके लैब में सिल्वर फ्लोराइड नहीं है तो हम मर्क्यूरस फ्लोराइड का यूज कर सकते हैं और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि एक मेटल फ्लोराइड का रिएक्शन हम एक एल्किल हैलाइड के साथ करा देंगे, तो वो एल्किल हैलाइड आपका क्लोरीन होगा तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका CH3 CH2Cl हो और आपसे कोई पूछे कि आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ दोनों फ्लोरीन एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन को निकालेंगे तो बैलेंसी के लिए 2 लगा लेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3 CH2F मिल जाएगा और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे Hg2Cl2। तो ये आपका Hg2F2 है, ये मर्क्यूरस फ्लोराइड है और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो अब एक चीज आपने ध्यान में दे दिया कि अब ब्रोमीन और क्लोरीन का अगर एक्सचेंज करना हो, यानी कुछ बच्चे इसको हिंदी मीडियम में देख रहे होंगे तो हैलोजन विनिमय रिएक्शन बोलते हैं। हैलोजन विनिमय रिएक्शन यानी हमारे पास ब्लैक कलर का मार्कर है, आपके पास रेड कलर का मार्कर है, तो आपने हमको रेड दे दिया, हमने आपको ब्लैक दे दिया, इसी चीज को हम विनिमय कहते हैं। अब विनिमय में क्या कंडीशन है कि विनिमय में 2 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन हमारा जो है वो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है और दूसरा हमारा सोर्ज रिएक्शन है। तो फिंकल-स्टीन में क्या करते हैं कि एक कोई मतलब एल्किल ब्रोमाइड हो या एल्किल क्लोराइड हो, ध्यान रखिएगा, एल्किल ब्रोमाइड हो या एल्किल क्लोराइड हो, उसका रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो आयोडाइड जो है ब्रोमाइड या क्लोराइड को ट्रांसफर करके एक एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन अगर हमको एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड से अगर एल्किल फ्लोराइड बनाना हो, एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड से अगर हमको एल्किल फ्लोराइड बनाना हो तो वहां पे एक हम मेटल फ्लोराइड का फॉर्म ले लेंगे। तो मेटल फ्लोराइड में हम सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हैं, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड ले सकते हैं और इनका रिएक्शन अगर हम एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो फ्लोराइड एल्किल के साथ बन जाएगा और हमारा ये जो रिएक्शन सोर्ज रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन आपके हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हैं, ये ध्यान रखना। और एक बात और लास्ट में हम बता दे रहे हैं कि फिंकल-स्टीन में सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं और सोर्ज रिएक्शन में हम लोग मेटल फ्लोराइड का यूज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक और हम आपको एग्जांपल बता दें कि जैसे CH3Cl
और Cl और CH3। अगर ये हो तो इसका अल्केसी नाम 1 2 3 या 1 2 3, तो 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन है। और इसका रिएक्शन अगर हम SbF3 से करा दें, ये ध्यान रखना, SbF3 भी ले सकते हैं, SbF5 भी ले सकते हैं। तो जब इनका रिएक्शन हम कराएंगे तो ये जो फ्लोराइड है ये क्लोरीन का एक्सचेंज कर देंगे। दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3F और F और CH3, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा क्लोरीन निकलेगा, तो यहाँ SbCl3 मिलेगा। बैलेंसिंग करना हो तो यहाँ पे 2 क्लोरीन निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 क्लोरीन है। तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा लें तो इस कंडीशन में हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। लेकिन आपके 4 क्लोरीन होंगे तब भी नहीं बैलेंस हो रहा है। अगर हम यहाँ 3 लगा लें तो यहाँ पे भी हमको 3 लगाना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे आपके 3 क्लोरीन हो गए, यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए। तो इस प्रकार से जो है 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन से 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन मिल गया आपको। तो ये आपका 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन से 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन मिल गया। तो ये भी रिएक्शन जो है आपका ये शोर्ज रिएक्शन है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद ये बैलेंसिंग क्या होता है, ये बैलेंसिंग हम लोग 11th में ही पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू कैसे होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मालूम है, यहाँ 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन हटेंगे। इसके पहले भी जो शोर्ज रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें एक ही क्लोरीन लगा था, तो वहाँ पे एक ही था तो एक हटा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो दोनों हटेगा, 3 क्लोरीन होगा तो तीनों हट जाएगा। तो कुल मिला के शोर्ज रिएक्शन में मेटल क्लोराइड का काम है कि जो एल्किल क्लोराइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, उसको हटा देता है और एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हम लोगों का पॉइंट स्टार्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि आप सबको पता है कि जो कलर होता है यानी कलरलेस है या कलरफुल है या ठोस है या गैस है या लिक्विड है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इनका क्वथनांक कितना होगा, इनका गलनांक कितना होगा, ये देखने में कलरफुल है या नहीं है, तो ये सब चीज़ों का जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है कि जैसे अगर कार्बन 1 और कार्बन 3 तक अगर प्रेजेंट हो किसी हैलोजन के साथ, जैसे CH3Cl हो या CH3CH2Br हो या CH3CH2 हमारा Br हो, यानी इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो 1 से 3 कार्बन तक के जो कंडीशन होते हैं वो लगभग हमारे गैस होते हैं। और ये जो होते हैं ये मीठी गंध के होते हैं, यानी कि स्वीट स्मेल के होंगे। लेकिन जब C4 से C18 तक का कंडीशन होने लगता है तब वो लिक्विड में आने लगते हैं, और जब C18 के ऊपर हमारा कार्बन हो तो वहां पर ये सॉलिड में पाए जाएंगे। यानी हैलो एल्कीन हमारा गैस में है, लिक्विड में है और सॉलिड में भी है। जब कार्बन 1 से 3 तक हाइड्रोजन के साथ होगा तो वो गैस कंडीशन में होगा, उनका स्वीट स्मेल होगा, और उसमें जो है C4 से C18 तक अगर जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और C18 के अगर ऊपर कार्बन है तो वो सॉलिड हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे इनका क्वथनांक।
अब जैसे आपसे कोई क्वथनांक की बात करे, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें दो कंडीशन होगा। एक तो एल्किल डिफरेंट हो, हाइड्रोजन सेम हो, और एक में एल्किल सेम हो, हाइड्रोजन डिफरेंट हो। जैसे CH3F हो, CH3Cl हो, CH3Br हो और CH3I हो। तो ये मेथिल क्लोराइड है, ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल आयोडाइड है। तो इस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो आप सबको पता है कि जो हमारा आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और जो फ्लोरीन है वो हमारा गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो जो चीज गैस फॉर्म में ऑलरेडी है उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जो चीज सॉलिड में होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एल्किल सेम हो, हैलोजन डिफरेंट हो, तो हैलोजन का जो आयोडीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो आप बुक से अपने देख के लिख लीजिएगा। हम उतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो इक्वल वैल्यू होती है, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, वो लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पेपर में आपसे कभी ये चीज नहीं पूछी जाती कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। हाँ, ये चीज पूछी जाएगी कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, 4 पॉइंट आपको दे देंगे और पूछेंगे किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप आयोडाइड वाला जो कंडीशन होगा उसको ज्यादा कर देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद एक हमारा मेथिल क्लोराइड है, एक हमारा एथिल क्लोराइड है, और एक हमारा प्रोपिल क्लोराइड है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हाइड्रोजन सेम है, कोई भी हाइड्रोजन आप ले सकते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, जो भी लेना हो, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो है, एल्किल जो है, वो आपका चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट आपका एल्किल का बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन सेम होगा, तो उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो एक ये कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि ये हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ही देख रहे हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि जैसे C4H9Br हो, तो C4H9Br में क्या होगा कि इनके आइसोमर हम लोग बनाएंगे। तो CH3, CH2, CH2, CH2Br, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास CH3 और CH2Br, और यहाँ पे ये सॉरी यहाँ H लगा देंगे, और एक और बना देंगे हम लोग CH3, CH3Br और CH3। तो ये जो होगा हमारा, ये आप देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा चेन बना रहा है, और इसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा चेन बना रहा है, और जो लास्ट वाला वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ब्रांच आपका बढ़ता जाएगा, यानी जो ब्रांचेड हैलोएल्केन होंगे वो आपके बॉइलिंग पॉइंट में कम हो जाएंगे, और जो एक सिंगल चेन होगा, लॉन्ग चेन होगा हैलोएल्केन में, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब ये मॉलिक्यूल हमारा बड़ा होगा तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इनका कम अट्रैक्शन होगा, कम फोर्स होगा, इनका कम अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएगा, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसकी भी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू बुक में दी गई है, वो आप नोट कर सकते हैं। वो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा
कि किसकी कितनी डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्वेश्चन केवल पूछा जाता है कि C4H9Br यानी जो ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इनके 3 आइसोमर है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, और इसका अगर आप बनाएंगे तो 2 1 2 3 2 पे मेथिल हो जाएगा, तो 2 मेथिल 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये हो जाएगा आपका 2 मेथिल 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, और इसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स कम लगेगा। और जब एल्किल सेम हो और हैलोजन डिफरेंट हो तो आयोडीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि आयोडीन सॉलिड कंडीशन में होता है। और जब हैलोजन सेम हो, एल्किल डिफरेंट हो, तो जिस एल्किल का वेट मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और जो एक सिंपल चेन, जैसे ये सिंपल चेन है, ये ब्रांचेड है, ये और ब्रांचेड हो गया, तो जिसका जितना ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स कम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा, 2 प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, आपको पता है, एक वाटर है और एक हमारा ईथर है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो जब एल्किल हैलाइड को हम ईथर में डिजोल्व करेंगे या अल्कोहल में डिजोल्व करें या ये क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करें, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला CCl4। तो जब इसमें हम डिजोल्व करेंगे तो हमारा एल्किल हैलाइड इसमें सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन जब हम एल्किल हैलाइड को वाटर में करें, तो ये वाटर में करेंगे तो आपका अनसोल्यूबल होगा, यानी कि नॉन सोल्यूबल हो जाएगा। अब नॉन सोल्यूबल क्यों होगा? क्योंकि ये तो हमारा जैसे आपका एक पोलर कंपाउंड है, पोलर मतलब ध्रुवीय कंपाउंड है, तो RH तो हमारा पोलर है, ये पोलर कंपाउंड है, और वाटर भी हमारा एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड है और पोलर कंपाउंड में सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब ये सिचुएशन देखते हैं, यानी जल की संरचना, और यहाँ पे एक आपका एल्किल हैलाइड देखेंगे, तो इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ आपने देखा होगा कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये सिचुएशन होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो एल्किल हैलाइड में ये निगेटिव है, ये निगेटिव इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में फेल रहता है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड है वो जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए वह जल में जो है नहीं घुल पाता। लेकिन और जो है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में वो सॉल्युबल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक कंडीशन है स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऑफ, अगर हम RX देखें तो जैसे एक आप कोई भी एल्किल ले लीजिए, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, जो मन हो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सिचुएशन ये कि जैसे एक एल्किल फ्लोरीन के साथ है, एक एल्किल क्लोरीन के साथ है, और एक एल्किल ब्रोमीन के साथ है, और एक एल्किल आयोडाइड के साथ है। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात देखी जाए, किस एल्किल से किस हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी स्टेबल है। तो आपको पता है कि जब साइज की बात हम देखते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग आपका फ्लोरीन स्मॉल है, क्लोरीन लार्ज है, ब्रोमीन और लार्ज है, आयोडीन सबसे लार्ज है। और जब हम इलेक्ट्रो नेगेटिव की बात करते हैं, तो फ्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन कम है, ब्रोमीन सबसे कम है,
आयोडीन सबसे कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये साइज में छोटे हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्मॉल बॉन्ड बनेगा, और ये साइज में आयोडीन बड़े हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो काफी लार्ज बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो एल्किल है इनके बीच का बॉन्ड थोड़ा स्मॉल है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ और बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा बॉन्ड हो जाएगा। तो आपको पता है कि जिस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है वो बॉन्ड कम स्टेबल होगा, उसको ब्रेक करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो बॉन्ड स्मॉल है उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो जब फ्लोरीन के साथ एल्किल होगा तो वह काफ़ी स्टेबल फॉर्म में होगा। रीजन है कि फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन का साइज भी छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण एल्किल से उसका छोटा बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, और जो छोटा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। और जो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा यानी कि आयोडाइड का साइज बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड बड़ा होगा तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी। तो इस प्रकार से आप जो है स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं कि आप स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड हो और यहाँ पे केवल सनलाइट हो तो ये दोनों हाइड्रोजन आपके ब्रेक होकर निकल जाएंगे और दोनों एल्किल आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये एल्कीन आपका बन जाएगा। ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखते हैं और इसके बाद स्टेबिलिटी देखते हैं। और सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वाटर में जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो उसको ब्रेक करने में असफल हो जाते हैं, इसलिए वाटर में हमारा कभी भी हाइड्रोएल्केन सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन ईथर हो, अल्कोहल हो, एसीटोन हो, क्लोरोफॉर्म हो, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। और स्टेबिलिटी में देखा जाए तो जो फ्लोराइड से एल्किल होगा वो काफी स्टेबल फॉर्म में होगा, क्योंकि साइज यानी बॉन्ड आपका छोटा बनता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। वहां पे कंडीशन एल्किल आयोडाइड में क्या है, साइज आयोडीन का बड़ा है, बॉन्ड बड़ा बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वहां स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन है। और इसके बाद जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगा। और इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि S11 रिएक्शन, S12 रिएक्शन, S1I रिएक्शन कैसे होते हैं, इनका क्या यूज है, और S11 और S12 कौन से एल्किल हैलाइड देंगे, कौन से एल्किल हैलाइड नहीं देंगे, और फिर S11 की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएल्केन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको जो हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।